बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो नैब तरामीम के दरख्वास्त पर ज़बानी मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, घंटों इंतज़ार के बाद वो तहरीरी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया। इस फ़ैसले को नाज़रीन जब पढ़ा गया, एक नया इंकिशाफ हुआ। वो इंकिशाफ नाज़रीन ये था कि इस तहरीरी फ़ैसले में बंदियाल साहब ने जाते जाते चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान को एक नई क्लीन चिट दी है, बल्कि एक बड़ी क्लीन चिट दी है। वो क्लीन चिट क्या है उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, क्योंकि बाज़ मौक़ों पर वो मिसाल दी जाती है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो इस तहरीरी फ़ैसले में इमरान खान साहब के कुत्ते को टॉमी करार दिया गया है। अब ये मिसाल देना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन यही मिसाल ये वीडियो लॉग का इंट्रो देते हुए मेरे जहन में आई। अब ये मिसाल मैंने क्यों दी और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान को क्या क्लीन चिट दी गई है, और फिर इस फैसले पर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान का मौक़िफ़ भी आया है, और इस तफसीली फ़ैसले के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी जारी हुआ है। तो ये जो तफसीली फ़ैसला है उसके अहम तरीन मंदरजात और उसमें क्लीन चिट क्या है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए, जो कि एक नई क्लीन चिट है, एक बड़ी क्लीन चिट है, और फिर मंसूर अली शाह साहब के मंदरजात भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन ये सारी इस अदालती फ़ैसले की इख्तलाफी नोट की तफसीलात और उनके मंदरजात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं दो चीज़ें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, बल्कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, ये जो बंदियाल साहब ने जब ये नैब तरामीम का फ़ैसला महफूज किया था, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि वक्त की कमी है तो वो शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसला देंगे। तो ये बंदियाल साहब का आप सरप्राइज़ समझें या जो कुछ मर्ज़ी समझें कि ये मुख्तसर फ़ैसला नहीं। आज जब ये अदालत में फ़ैसला सुनाया गया तो उससे तासुर यही था कि मुख्तसर फ़ैसला होगा, लेकिन अब जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है 53 सफ़ात का, उमरता बंदियाल साहब ने लिखा है, ये शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसला नहीं है। ये पूरा जिसे डिटेल जजमेंट कहते हैं, ये डिटेल जजमेंट है। अब ये स्वीट है या स्वीट नहीं है, खट्टा है मीठा है, अभी मैं इसके मंदरजात आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ भी जो मीडिया पे बहुत डिस्कस की जा रही है कि नैब तरामीम से इमरान खान ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और वो उठाना नहीं चाहते थे। ये बात में नाज़रीन सिरे से गलत है, सरासर गलत बात है कि इमरान खान ने नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं उठाया। मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप फ़ैसला कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम से, जो आज अदालत ने जिस पर फ़ैसला दिया, इमरान खान साहब ने कौन सी तरामीम से फ़ायदा उठाया। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि इस नैब तरामीम के मुताबिक जो बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत अभी पिछले दिनों मंजूर हुई है, लतीफ़ खोसा साहब उसमें पेश हुए थे, वो जज मोहम्मद बशीर ने एक्सेप्ट की है। एहतसाब अदालत से ज़मानत होना, ज़मानत हासिल करना, इसका साफ मतलब ये है, इसका वाज़े मतलब ये है कि नैब तरामीम में ये अमेंडमेंट शामिल की गई है कि अब हाई कोर्ट की बजाय आप ट्रायल कोर्ट से जाके ज़मानत हासिल कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी ने अगर ज़मानत हासिल करनी थी तो उनको तो हाई कोर्ट में जाना था, एहतसाब अदालत ने कैसे ज़मानत दे दी। तो ये नैब तरामीम से बुशरा बीबी साहबा ने फ़ायदा उठाया, इमरान खान साहब ने भी फ़ायदा उठाया। इमरान खान साहब की यह बुरी ज़मानत थी। अभी पिछले दिनों जब ख्वाजा हारिस साहब इस केस में नैब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने पेश होते थे, मैं कमरा अदालत में मौजूद था। उसमें कहते रहे ख्वाजा हारिस साहब कि इमरान खान साहब तोशा खाना में कन्विक्ट हो गए हैं, आप इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत को खारिज ना करें। अबूरी ज़मानत जो कि गिरफ्तारी से पहले हासिल की थी, आप एक्सटेंड कर दें, अगली समात पे हुकाम को कहें, सरकारी मशीनरी को हुक्म दें कि इमरान खान साहब को आपके सामने पेश करें। तो वो अबूरी ज़मानत इमरान खान के ना पेश होने पर ट्रायल कोर्ट ने, जज मोहम्मद बशीर ने खारिज कर दी थी। तो नैब तरामीम से इमरान खान साहब ने भी इस्तिफ़ादा किया है। इसकी एक और मिसाल भी ले लें, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया इमरान खान साहब को, और फिर उस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, उस दरख्वास्त पे आर्गू करते हुए ख्वाजा हारिस साहब ने, सलमान सफदर साहब ने, या बाकी जिस वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किया था, तीसरे वकील का मुझे याद नहीं, लेकिन ये दो वकील थे, बल्कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी आर्गू किया था। इनका ये कहना था कि नैब की नई तरामीम के मुताबिक इंक्वायरी स्टेज पे आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते। हमें नहीं मालूम कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि नैब की नई तरामीम के मुताबिक
खान साहब के वकला बंदयाल साहब के बेंच में आर्गू कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं। अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किए, हाँ ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, ये आर्गूमेंट बिल्कुल वैलिड है कि नैब की नई तरमीम के मुताबिक जब तक आप इंक्वायरी मुकम्मल करके मुलज़म को उसकी कॉपी नहीं देंगे आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो क्या ये नैब तरमीम से फ़ायदा हासिल नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई हासिल करने के लिए, इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के लिए? तो ये बात सरासर गलत है। अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जज मोहम्मद बशीर का फ़ैसला मौजूद है, इमरान खान साहब ने, उषा बीबी साहबा ने नैब की तरमीम से फ़ायदा उठाया, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, उनकी लीगल टीम ने नैब तरमीम, नई नैब तरमीम का हवाला देके इमरान खान साहब के लिए फ़ायदा हासिल किया। तो खान साहब इन नैब तरमीम से मुस्तफ़िद हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कि सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट की बात कर लेते हैं। आगाज़ में तो मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि रात गए मुझे फ़ैसला दिया गया और मैं इसके साथ इत्तफाक भी नहीं करता, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी थी कि रात फ़ैसला दिया गया और आज फ़ैसला सुनाना था, तो मैं अपनी वजूहात कैसे तहरीर कर सकता? तो मैं मुख्तसर अपना इख्तलाफी नोट लिख रहा हूँ, तफसीली जो मेरी वजूहात हैं, जो इख्तलाफी नोट है वो मैं बाद में जारी करूँगा। अब मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि ये अदालत के सामने जो सवाल है वो नैब तरमीम का नहीं था, अदालत के सामने सवाल पार्लियामेंट की बालादस्ती के था, अदालत के सामने सवाल आइन की अख्तियारात की आइनी तकसीम का था, अदालत के सामने जो सवाल था गैर मुंतखब जजेस पर मुश्तमिल अदलिया का वो अख्तियार है जो पार्लियामेंट के बने कानून के मकासद और पॉलिसी पर नजर सानी करना चाहती है। आगे वो कहते हैं कि मेरे अक्सरियती जजेस यानी बंदयाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को जवाज़ बना रहे हैं, जिसके शक व शुबा से बालातर होने का साबित नहीं किया गया, जिसका कोई शवाहिद नहीं कि जिस बुनियाद के ऊपर के ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है ये नैब की तरमीम, उससे शक व शुबा से बालातर साबित करने के लिए कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई। आगे वो लिखते हैं कि अक्सरियती फ़ैसले ने यानी बंदयाल साहब के, इजाज़ुल हसन साहब के फ़ैसले ने आइन के इस हुक्म को नज़रअंदाज किया जिसमें रियासत अपना इंतखाब अख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करती है। ये नाज़रीन नोट करने वाला जुमला है। इसमें क्या कह रहे हैं? आइन की बात की है। आइन में ये लिखा गया है, छोड़ दें मंसूर शाह साहब क्या लिख रहे हैं, आइन में लिखा गया है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो रियासत है वो अपना अख्तियार जो है रियासत के अवाम जो है अपना अख्तियार जो है रियासत के अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जिन्हें वह मुंतखब करके पार्लियामान में भेजते हैं वो अवाम का अख्तियार होता है, वो मुंतखब नुमाइंदे अवाम का अख्तियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे मंसूर शाह साहब कहते हैं कि अख्तियारात के बुनियादी तफरीक को नज़रअंदाज किया गया। आगे वो लिखते हैं कि अक्सरियती जजेस ने ख़ुद को सियासी शख्सियत के गैर आइनी जाल में फंसाया। अब ये सियासी शख्सियत किसका जिक्र किया है? नाम नहीं लिया मंसूर अली शाह साहब ने, लेकिन ये इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा है। आगे लिखते हैं कि पार्लियामेंट की सियासी और पॉलिसी बहस को सुप्रीम कोर्ट में यानी अदालत में घसीटा गया। पार्लियामेंटेरियन के एहतसाब का बुनियादी हकूक़ से क्या ताल्लुक़ है, क्या वास्ता है, क्या लिंक बनता है? अक्सरियती फ़ैसला तसव्वुराती यानी एक ख्यालाती फ़ैसला, यानी वो कह रहे हैं कि ये अक्सरियती मेजॉरिटी ने दिया है और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इम्कान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो सकती है, इस किस्म के खदशात और मफरूज़ों पर इन्हिसार किया गया। आगे लिखते हैं कि पार्लियामेंट अपने बनाए कानून को ख़त्म कर सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, अपने बनाए कानून को ख़त्म कर सकती है। इस नुक्ते को, इस केस का फ़ैसला लेते हुए इस नुक्ते का जायज़ा नहीं लिया गया। पार्लियामेंट का अख्तियार लामहदूद है, यानी मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना सकती है उस कानून को ख़त्म भी कर सकती है, उसमें तरमीम भी कर सकती है। अब आ जाते हैं जो बंदयाल साहब ने 53 सफ़ात का तहरीरी तफसीली फ़ैसला जारी किया है। इसमें नाज़रीन अब एक एक करके चीज़ें और इसका साथ में एनालिसिस भी करते जाएंगे। एक ये लिखा गया है कि आमदन से ज़ायद असासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का करप्शन की नज़र होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। यानी आमदन से ज़ायद अगर आपके असासे हैं तो आप डेफिनेटली आपने करप्शन की है। यहाँ पे तो टैक्स की चोरी करके भी आपके असासे आमदन से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी अगर आपने टैक्स पूरा नहीं दिया, आपने टैक्स में अपनी आमदन बताई है 20 लाख रुपए, एक्चुअल आपकी आमदन 50 लाख रुपए है, तो जो 30 लाख आपने छुपा ली वो करप्शन ना हुई, उस पर सिर्फ आपने टैक्स चोरी किया है। वो करप्शन का पैसा नहीं, वो ख़जाने का पैसा नहीं, उस 30 लाख पे जो आपने टैक्स ख़जाने में जमा कराना था उस टैक्स की चोरी की गई है।
अब ये बात तो इस फैसले में नहीं लिखी गई, सीधा सीधा लिख दिया गया कि आमदन से ज़्यादा सासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का करप्शन की नज़र होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। आगे लिखते हैं, वैसे अगर टैक्स को चोरी किया जाए किसी पैसे पे, जैसे मैंने कहा कि 30 लाख अगर टैक्स नहीं देते तो वो केस नाज़रीन कहाँ पे जाएगा, वो FBR में जाता है। वो चोरी का केस FBR में जाता है, टैक्स चोरी का केस नैब के पास नहीं जाता। आगे सुने, कानून मुजरम और प्ली बार्गेन करने वाले को नाअहल करार दिया गया है। यानी नैब कानून में अगर आप मुजरम है तो मुजरम है, लेकिन अगर आप नहीं आपको सज़ा हो गई है तो आप मुजरम हैं, लेकिन अगर आपने प्ली बार्गेन कर लिए तब भी आप मुजरम हैं। दोनों सूरतों में आप अवामी ओहदों के लिए नाअहल हो जाएंगे। अब ये प्ली बार्गेन के हवाले से आगे लिखा गया है कि प्ली बार्गेन के मुल्ज़मान को रियायत नैब कानून के सेक्शन 15 के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पे बंदियाल साहब ने खुद सवाल उठाया था कि मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया कि किस तरीके से प्ली बार्गेन में प्रेशर होता है, और एक सिंध के केस की मिसाल बंदियाल साहब ने खुद पेश की थी कि वहाँ पे पहले मुल्ज़म को मजबूर किया गया प्ली बार्गेन करे, जब वो प्ली बार्गेन के लिए मजबूर हो गया तो फिर नैब ने जो रकम उसको बताई जा रही थी कि इतने पैसे के साथ हमारे साथ प्ली बार्गेन करो, उस रकम को डबल कर दिया गया, उस रकम को बढ़ा दिया गया। तो इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। आगे सुने, करप्शन के बेशतर मुल्ज़मान के असासे बैरून मुल्क हैं। ये किसने कहा, किसने बताया कि किसके असासे बैरून मुल्क हैं? सिर्फ चले वो लंदन वाले फ्लैट निकाल के, यहाँ पे तो लिखा गया करप्शन के बेशतर मुल्ज़मान के असासे बैरून मुल्क हैं। ऐसी कोई बात तो अदालत को बताई नहीं गई, ऐसी कोई रिपोर्ट भी अदालत के सामने नहीं लाई गई, तो फिर यह बात किस बुनियाद पर कही गई? आगे सुने, बैरून मुल्क आई दस्तावेज़ बतौर सबूत इस्तेमाल हो सकती हैं और उन दस्तावेज़ को काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर एक्सेप्ट करने का जो कानून है वो बड़ा सख्त है। सिरे से उन बाहर से आए हुए शवाहिद को नाकाबिल कबूल करार देना, ये बात बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आगे लिखते हैं कि पार्लियामेंट की जानिब से जो नैब कानून में खामियां दूर करने की कोशिश की गई, इससे हम सराहते हैं। ये काबिल सताइश अटैम्प्ट जो है वो पार्लियामान ने की है। अब आगे सुने नाजरीन, आगे कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को हरासा करने की हद तक तरमीम अच्छी हैं। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स को सियासतदानों के केसेस तो खोल दिए जाएँ, सियासतदानों के बंद किए केसेस, इंक्वायरियाँ, तहकीकात खोल दी जाएँ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उन्हें इस्तिस्ना दे दिया जाए, उन्हें हरासा किया जाता है, वो अपना काम नहीं करते, उनकी हद तक नैब तरमीम बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये फ़ैसला इस तरीके से लिख के क्या ये नहीं कह दिया गया कि करप्ट सिर्फ पाकिस्तान में सियासतदान हैं? ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी होता है अपनी वजारत का, वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। रऊफ़ कलासर साहब का कॉलम पढ़ लें, वो अगर चाहे, वो अगर डट जाए, उसकी मिनिस्ट्री में एक धेले की करप्शन नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कहा कि ब्यूरोक्रेसी को हरासा करने की हद तक तरमीम अच्छी हैं। जैसे मैंने फिर कहा, क्या इसका मतलब है कि सिर्फ करप्ट सियासतदान हैं? ब्यूरोक्रेट को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। किसी फ़ौजी की करप्शन है तो फ़ौज का इदारा उसकी तहकीकात करेगा, नैब में वो केस नहीं जाएगा। इसी तरीके से जजेस की अगर कोई करप्शन है तो वो भी नैब में नहीं जाएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। नैब का कानून यानी मतलब ये है कि सिर्फ सियासतदानों पे उसका इतलाक़ होगा। आगे सुनते जाएं, नैब तरमीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ब्यूरोक्रेट्स को, फ़ौजियों की करप्शन को और उसके साथ साथ जो जजेस की करप्शन है उसको भी इस्तिस्ना दिया गया। फैसले अदालत के मौजूद हैं। आगे सुने कि नैब करप्शन की 50 करोड़ की हद मुकर्रर करना अवामी नुमाइंदों को माफ़ी देने के मुतरादिफ है। आगे क्या लिखा गया है? आगे कहते हैं कि यानी यहाँ पे उनको तो अवामी नुमाइंदों को माफ़ी की बात कर दी, तो जो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए इन 3 सेगमेंट्स को जो इस्तिस्ना दिया गया, वो क्या कोई माफ़ी नहीं, वो क्या कोई कंसेशन नहीं। और आगे कहते हैं कि माफ़ी देने का अख्तियार सदर या अदलिया का है। तो बिल्कुल ठीक बात की है, यही हो रहा है। यहाँ पे अदलिया ने 3 सेगमेंट को माफ़ी दे दी है और सियासतदानों को फिर घसीट लिया है। आगे सुने, 50 करोड़ से कम करप्शन करने, यानी अगर करप्शन 50 करोड़ से तक जो किया कि 50 करोड़ से कम के केसेस नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे, ये तरमीम करना अदालत के काम में, अदालत की आज़ादी में मुदाखलत है। अदलिया कई फैसलों में कह चुकी है कि कम से कम नैब जो है वो 10 करोड़ से ऊपर की करप्शन की तहकीकात करेगा। यानी अदालत कह रही है कि 10 करोड़ से ऊपर की तमाम करप्शन नैब देखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो कहा गया कि ये अदलिया के काम में मुदाखलत है, अदलिया के आज़ादी में मुदाखलत है, हम एक लकीर खींच सकते हैं कि कितनी हद तक, किस लेवल के ऊपर, किस अमाउंट की, किस हुजम की करप्शन की नैब तहकीकात करेगा।
कल को अगर पार्लियामान ये फैसला करती है कि 50 लाख या 1 करोड़ की जो करप्शन होगी नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के 10 करोड़ से भी नीचे ला के 1 करोड़ पे करती है, तो क्या ये अदलिया के काम में मुदाखलत होगी या नहीं होगी? और ऊपर जो मैंने मंसूर अली शाह साहब को आपको नुक्ता पढ़ाया था कि अवाम अपने अख्तियारात, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी है, और अवाम अपना अख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कोई कानून बनाते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान सेटिसाइड कर सकते हैं। ये फैसले का खुलासा है। आगे सुने, जो मैंने आपको क्लीन चिट की बात की कि एक फैसले के ज़रिए इमरान खान साहब को एक नई क्लीन चिट दे दी गई है। अब वो सुने, इस फैसले में लिखा गया है कि पार्लियामेंट में रहना ना रहना ये सियासी बात है, ये सियासी फ़ायदा है। यानी इमरान खान साहब ने जो अदालत में बात होती रही कि पार्लियामान को छोड़ दिया, तो ये सियासी फ़ायदा था, सियासी फ़ैसला था। सियासी फ़ैसलों का अदालत जायज़ा नहीं ले सकती। तो वो जो इस्तीफ़े देने का सियासी फ़ैसला था, उसका अदालतों ने कैसे जायज़ा लिया? सवाल तो ये भी है। और फिर तरमीम की मुखालफत क्योंकि नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान में, तो लिहाजा इसको मुस्तरद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये दरख्वास्त इस बुनियाद पे मुस्तरद नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब ने पार्लियामान में इसकी मुखालफत नहीं की। चलें, ठीक नुकता है, आगे सुने। अब क्लीन चिट वाली बात सुन लें। आगे कहा गया है कि इमरान खान ने अपने दौर में ऑर्डिनेंस के ज़रिए, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब कवानीन में तरमीम की थी। वो चूँकि ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, तो वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद तरमीम भी वापस हो गई। यानी खान साहब अगर अपने दौर में नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए, नैब सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए सदर आरिफ अलवी से अगर ऑर्डिनेंस जारी करवा के कुछ लोगों को रिलीफ देते रहे, तो वो जायज़ है। वो जायज़ है क्योंकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए दिया गया था। लेकिन अगर पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, अगर वन मैन कानून है, इमरान खान साहब ने एडवाइस की सदर साहब को, वो ऑर्डिनेंस आया, उसके ज़रिए लोगों ने रिलीफ हासिल किया, 4 माह के बाद उसकी मियाद ख़त्म हो गई, या 4 माह के बाद कोई नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, वो वन मैन सदारती ऑर्डिनेंस ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो वो ठीक नहीं, उसका अदालत जायज़ा ले सकती है। इमरान खान साहब की तरमीम का, सदारती ऑर्डिनेंस का जायज़ा इसलिए नहीं ले सकते कि वो तो उस ऑर्डिनेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो ये है नाज़रीन कुल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। अब आप फ़ैसला खुद कर लें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।